नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग इग्नू एमएचडी कोर्स के पेपर कोड एमएचडी 14 के एक महत्वपूर्ण उपन्यास सेवा सदन पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम इस उपन्यास से आने वाले जो भी प्रश्न हैं या फिर जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो इस उपन्यास में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। यह उपन्यास जो कि सेवा सदन उपन्यास है, ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है जो सबसे पहले बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया, किंतु प्रकाशित हुआ सबसे पहले हिंदी में सेवा सदन के नाम से, जिसका प्रकाशन 1918 में हुआ। यह उपन्यास जो है, इसमें जो सबसे पहली चीज है जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई पिछले 5 प्रश्न पत्रों में देखा जाए तो वह है सेवा सदन में विवाह संस्था। ये आपका जो छठा प्रश्न होता है जो अनिवार्य होता है करने के लिए, वहां ये प्रश्न पूछा गया है बार बार। तो एक ये टॉपिक तो तैयार कर लेना जरूरी है। तो सेवा सदन में विवाह संस्था, जब इस पर बात की जाती है तो प्रेमचंद्र ने नारी पराधीनता के लिए एक बड़ा कारण विवाह संस्था को माना है। जो हमारे यहाँ विवाहिक कार्यक्रम होते हैं, वैवाहिक संस्थाएं हैं, इसको माना गया है। उनके इस विचार पर टिप्पणी करते हुए ज्वारीमल पारख ने अपने एक लेख प्रेमचंद्र और नारी समस्या में लिखा है कि वस्तुतः हिंदू विवाह प्रथा के साथ जुड़ी हुई कुरीतियों के साथ हिंदू जीवन अधिक नारकीय हुआ है। यानी जो हिंदू विवाह संस्था है, इसने जीवन को और अधिक नारकीय बना दिया है। हिंदू विवाह प्रथा स्त्री पुरुष प्रेम पर आधारित नहीं है, बल्कि उसका आधार धर्म है। जैसा कि होता है, धार्मिकता के साथ कुरीतियां सरलता से जुड़ जाती हैं। वस्तुतः हिंदू समाज में विवाह एक धार्मिक कृत्य बन गया है, जिसका संपादन केवल अग्नि के 7 फेरे मात्र से ना कर वैदिक और शास्त्रीय मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से होता है। इसके साथ ही वह भाग्य और कर्म फल के साथ जुड़कर विधाता के पूर्व लिखित विधान का एक अनिवार्य अंग बन गया। यानी जैसा कर्म करोगे वैसा जीवन साथी पाओगे। माता पिता और विवाहिता कन्या के लिए संतोष का यह एक झूठा बहाना भी है कि जैसी मेरी बिटिया ने या मेरे बेटे ने जैसा कर्म किया था वैसा उसको जीवन साथी मिला है। सेवा सदन की सुमन, शांता आदि जैसी जागरूक नारियां भी इसका बार बार सहारा लेती हैं। वे भी यह कहती हैं कि जैसा कर्म था वैसा ही जीवन साथी मिला है। यानी कि अब जहां इंसान जो है उसका इंसान का काबू नहीं रह जाता, वहां इंसान कर्म पर चीजें थोपने लगता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में वैवाहिक समस्या को केवल मध्य वर्ग तक ही सीमित नहीं रखा। इस दृष्टि से उच्च वर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय वैवाहिक समस्याओं को उन्होंने गंभीरता से लिया है। वस्तुतः देखा जाए तो वैवाहिक समस्या का सबसे जटिल रूप मध्यवर्गीय परिवारों में ही पाया जाता है। सेवा सदन की शुरुआत ही इस समस्या से होती है। प्रतिज्ञा, वरदान से लेकर निर्मला तक प्रेमचंद्र को इस समस्या से जूझना पड़ा है। ठीक है। सेवा सदन में उनकी मान्यता है कि विवाह भांवर या सिंदूर बंधन नहीं, बंधन केवल मन का भाव है। लेकिन अन्यत्र एक जगह पे वे शांता के माध्यम से कहते हैं कि हम विवाह को धर्म का बंधन समझते हैं, पर हमारा प्रेम धर्म के पीछे चलता है। वस्तुतः इस प्रकार का अंतर विरोध पात्रों की स्थिति और मनोदशा के कारण है, जो हमें प्रेमचंद्र के यहाँ देखने को मिलता है। इसे प्रेमचंद्र का अंतर विरोध नहीं कहा जा सकता। ये क्या है? ये पात्रों की दशा है, पात्रों की स्थिति के अनुसार उनसे शब्द कहलवाए गए हैं। प्रेमचंद्र ने विवाह संस्था की क्रूरता को स्वयं भोगा था। अपनी इच्छा के विरुद्ध पिता के दबाव में अल्प वयस्क अवस्था में ही उन्हें अनमेल विवाह का शिकार होना पड़ा। इससे मुक्ति के लिए बाद में उन्होंने विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। अतः विवाह को वे धार्मिक बंधन स्वीकार नहीं कर सकते थे। परित्यक्ता पत्नी की घोर उपेक्षा और अपने घर में हुई, जो कि उनके घर में ही हुई थी, इस विषय में स्वयं उनका अनुभव था। विवाह को लेकर समाज में प्रचलित रवैये से उन्हें घोर असंतोष था। अनमेल विवाह की इस संस्था की पवित्रता दिन ब दिन गिरती जा रही थी।
सेवा सदन में थानेदार कृष्णचंद्र की बेटी सुमन इसका शिकार बन जाती है और गृह त्याग कर उसे वेश्या बनने पर अंततः विवश होना पड़ता है। और इसका एकमात्र कारण क्या है? विवाह संस्था। इस तरह के अनमेल विवाह के लिए प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में वृद्ध और बाल विवाह के साथ ही दहेज प्रथा को सबसे बड़ा कारण माना है। सेवा सदन की सुमन की भांति निर्मला की निर्मला, यानी जैसे सेवा सदन की सुमन है वैसे निर्मला की निर्मला है, को दहेज की बलि वेदी पर कुर्बान होना पड़ता है। गोदान में होरी की अल्पवय बेटी को प्रौढ़ राम सेवक महतो के हवाले करना पड़ता है। तो यहाँ हम उनके यहाँ दहेज के कारण अनमेल विवाहों को देखते हैं। कहाँ पे? प्रेमचंद के यहाँ। और इनमें सुमन और निर्मला की स्थिति अत्यंत त्रासद बन जाती है। वरदान में प्रताप और बिरजन के गहरे हार्दिक लगाव के बावजूद उसे अपरिचित कमला के हवाले कर दिया जाता है। सेवा सदन का आरंभ ही इस वाक्य से होता है कि पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं। दरोगा कृष्णचंद्र अपनी भलाइयों पर पछता रहे हैं, यानी कि लोग बुराइयां करके पछताते हैं, लेकिन दरोगा कृष्णचंद्र जो हैं, जो थानेदार हैं, वो अपनी अच्छाइयों पर पछता रहे हैं। क्योंकि ब्रिटिश राज में थानेदार जैसे खाने पीने वाले बदनाम पद पर काम करते हुए भी उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली। अपने पद के अनुकूल परिवार का पालन पोषण करने के बाद उनका हाथ खाली था। माँ के बहुत चाहने पर भी उन्होंने सुमन का विवाह अल्प वय में नहीं किया, यानी कि कम उम्र में नहीं किया। लड़की सयानी हुई तो वह देखना शुरू किया। ऊंचे खानदान के शिक्षित युवकों की वास्तविकता का उन्हें ज्ञान नहीं था। ब्रिटिश राज में नौजवान जितनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करते थे, उनके पिता की ओर से उतनी ही ऊंची रकम की मांग होती थी, और ये चीजें आज भी हमें देखने को मिलती हैं। वे कुल और वर्ण के साथ दहेज की ऊंची राशि के कारण कितने ही युवक युवतियों की वैवाहिक जिंदगी को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। और कृष्णचंद्र को पूरा विश्वास था कि उच्च शिक्षित परिवार वाले सज्जन पुरुष होते हैं। वे विवाह में सुंदर और गुणी कन्या को ही महत्व देते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन की वास्तविकताएं इससे भिन्न थी। कृष्णचंद्र के संबंध में इसका उल्लेख करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि शिक्षित जनों को उनसे सहानुभूति थी, पर वे एक न एक पक्ष निकाल देते थे कि दरोगा जी को निरुत्तर होना पड़ता था। एक सज्जन ने कहा, महाशय, मैं स्वयं इस प्रथा का जानी दुश्मन हूं, लेकिन क्या करूं? अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2000 रुपए केवल दहेज में देने पड़े, 2000 खाने पीने पर खर्च करने पड़े। अब आप ही कहिए यह कैसे पूरी हो? और दूसरे व्यक्ति ने इसी बात को दूसरे अंदाज में दोहराया कि दरोगा जी, मैंने लड़के को पाटना है, सहस्त्रों रुपए उसकी पढ़ाई पर खर्च किए, उसकी लड़की को, आपकी लड़की को इससे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को। तो आप ही न्याय कीजिए कि यह सारा भार मैं अकेले कैसे उठा सकता हूँ। यानी कि अब देखिए किस प्रकार व्यक्ति जो है, जो एक वर पक्ष का पिता होता है, किस तरीके से अलग अलग तर्क देकर दहेज मांगता है। तो ये सब विवाह संस्था की कमियां हैं जो यहाँ पे प्रेमचंद उजागर करते हैं। और सुमन के पिता दरोगा कृष्णचंद्र इस नई वास्तविकता से इतने आहत हुए कि लाचार होकर उन्हें बेईमानी के रास्ते पर उतरना पड़ा। अब उन्हें दहेज देना है तो उन्हें रिश्वत लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने रिश्वत ली, लेकिन इस कला में माहिर न होने के कारण वे पकड़े गए। पूछताछ के दौरान अपनी स्वाभाविक ईमानदारी के कारण उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। रिश्वत के पैसे मुकदमे में खर्च हो गए और दरोगा कृष्णचंद्र को कैद की सजा भुगतनी पड़ी। सुमन के मामा पंडित उमानाथ की लाख कोशिशों के बावजूद दहेज के अभाव में सुमन के अनुकूल वर नहीं मिला, यानी कि अनुकूल वर तभी मिलेगा जब दहेज होगा, और अंत में विवश होकर उन्हें एक दोहाजू वर की तलाश करनी पड़ी, यानी जिसका पहले विवाह हुआ हो।
वह बिना दहेज के कन्या का उद्धार करने के लिए तैयार था। सुमन की शादी शहर में 15 रुपए मासिक पर कारखाने में कार्यरत एक अधेड़ व्यक्ति गजाधर पांडे से कर दी गई। ठीक है, अधेड़ उम्र का आदमी है जो एक कारखाने में काम करता है, वो भी 15 रुपए मासिक वेतन पर। विवश विधवा माँ को निर्मला के पिता की उम्र और दुहाजू वर को उसके गले मढ़ना पड़ा, जैसे निर्मला उपन्यास में होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी होता है, जिसे देखकर गजाधर पांडे को देखकर सुमन की माँ अपना सिर पीट लेती है और ऐसा महसूस होता है उसे मानो अपनी बिटिया को कुएं में डाल आई हो। और उसी तरीके से सुमन की बहन शांता के विवाह को लेकर पंडित उमानाथ को दहेज जुटाने के संबंध में जो दिक्कतें झेलनी पड़ी, उमानाथ कौन है? सुमन के मामा। जो दिक्कतें झेलनी पड़ी उसकी ओर भी प्रेमचंद ने पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। सेवा सदन के रचना काल तक प्रेमचंद प्रायः आशावादी ही अधिक रहे। फलस्वरूप दहेज की व्यवस्था सुमन से वियुक्त और साधु वेशधारी गजाधर पांडे अत्यंत नाटकीय ढंग से करते हैं। यानी कि बाद में जो गजाधर पांडे वो साधु बन जाता है तो वो व्यवस्था करता है शांता की विवाह के लिए दहेज का। और शांता की शादी वकील पद्म सिंह के भाई मदन सिंह के बेटे सदन सिंह से तय होती है। यानी जो वकील पद्म सिंह है उनके भाई मदन सिंह है और मदन सिंह के बेटे हैं सदन सिंह, उनसे तय होती है। लेकिन बहन सुमन के बेश्या होने और पिता कृष्णचंद्र के सजा याफ्ता होने के कारण शांता के घर आई हुई बारात वापस हो जाती है। यानी कि क्यों? क्योंकि उसकी बहन एक वेश्या है और उसके पिता को जेल हो चुकी है एक बार, इसलिए बारात वापस हो जाती है। अब इससे स्पष्ट होता है कि दहेज के साथ ही कुलीनता, पारिवारिक सम्मान, सामाजिक स्तर भी विवाह के संबद्ध कुप्रथाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। जैसे विवाह प्रथा की कुरीतियों में कन्या पक्ष के से माता पिता की उपेक्षा या असावधानी, विधि विधान में विश्वास, विवाह को धार्मिक रूप देने की भावना, भाग्य और कर्म फल को उत्तरदायी मानना आदि बहुत से कारणों का योगदान होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुल की मर्यादा को और उसकी संपन्नता को ध्यान में रखकर बड़ी उम्र के दोहाजू की झोली में लड़कियों को डाल दिया जाता है। जैसे सेवा सदन की सुमन, निर्मला उपन्यास की निर्मला इसके ज्वलंत उदाहरण है। तो इस प्रकार ये इसकी वैवाहिक संस्था की समस्या है। आगे औपन्यासिक शिल्प पर बात करते हैं कि जो सेवा सदन उपन्यास है इसकी शिल्प संरचना किस प्रकार की है, इसका औपन्यासिक शिल्प कैसा है उसे देखते हैं। यहाँ से पिछले 5 प्रश्न पत्रों को देखा जाए 4 बार प्रश्न बना है, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिल्प संरचना, इसमें शिल्प की तलाश किस प्रकार हम करेंगे, किस प्रकार यहाँ पे शिल्प है। सेवा सदन का वस्तु संगठन और उसकी औपन्यासिकता देखेंगे। पात्र संरचना और भाषा पर बात करेंगे, किस प्रकार प्रेमचंद ने इनको उद्धृत किया है, किस प्रकार इसकी रचना की है। और शीर्षक की सार्थकता पर चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं। सेवा सदन का वस्तु संगठन और उसकी औपन्यासिकता। अत्यंत व्यापक जीवन क्षेत्र, विस्तृत और वैविध्यपूर्ण सामाजिक पटल ग्रहण करने के कारण प्रेमचंद के उपन्यासों में कथा वस्तु के संगठन और उसकी एकतांता के संबंध में प्रायः आक्षेप किया जाता है। सेवा सदन के वस्तु संगठन पर विचार करते हुए हमें इस तथ्य पर विशेष ध्यान देना होगा कि यह केवल उनका ही नहीं वरन हिंदी का भी पहला महत्वपूर्ण उपन्यास है। सिर्फ प्रेमचंद का ही नहीं, हिंदी का भी पहला महत्वपूर्ण उपन्यास इसे माना जाता है। प्रेमचंद ने अपने औपन्यासिक शिल्प के निर्माण के लिए चाहे जितना प्रभाव बंगला, मराठी और अंग्रेजी उपन्यासों से ग्रहण किया हो, लेकिन इसमें उनकी मौलिकता सर्वत्र हर जगह विद्यमान है। उन्होंने अपनी किस्सा गोई के लिए जिस प्रकार भारतीय लोक कथाओं, पंचतंत्र तथा सरित सागर आदि का सहारा लेकर उसे भारतीय रूप दिया है, ठीक उसी तरह उपन्यास के वस्तु संगठन के लिए भारतीय जीवन के व्यापक यथार्थ को
मूलाधार बनाया है। इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए प्रसंगेतर महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए मूल कथा सूत्र से अलग हटकर अपनी मौलिक रचना पद्धति का परिचय दिया है। दरोगा कृष्णचंद्र की संक्षिप्त कथा के तुरंत बाद वे साधुओं की गद्दी के महंत रामदास की कथा का सन्निवेश करते हैं, यानी कि दरोगा कृष्णचंद्र की कथा बताने के बाद तुरंत साधुओं की गद्दी की कथा पर आ जाते हैं। इसमें उनकी लंबी चौड़ी जमीन जायदाद, सूदखोरी और धर्म के नाम पर प्रजा पर अत्याचार का वे विस्तृत दृश्य उपस्थित करते हैं। तीर्थ यात्रा से लौटे महंत रामदास द्वारा आयोजित यज्ञ के लिए अपनी व्यवस्था के कारण गरीब किसान चैतू 5 रुपए चंदा देने से इनकार कर देता है। यानी रामदास यज्ञ करवा रहे हैं, चैतू जो है 5 रुपए चंदा नहीं देता है, तो इसके दंड के रूप में महात्माओं द्वारा चैतू को ठाकुर द्वारे पर इतना मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि यहाँ साधुओं के अंदर कितनी हिंसा भरी हुई है वो दिखाया गया है। इस घटना के माध्यम से प्रेमचंद्र ने जगह जमीन के मालिक मठाधीशों के क्रूर शोषण का एक स्पष्ट संकेत दिया है, जिसकी पूर्णाहुति वे अपने अगले उपन्यास प्रेमाश्रम में करते हैं। लेकिन इस घटना के अलग प्रभाव के बावजूद इससे उपन्यास के वस्तु संगठन के विशेष विक्षेप नहीं आता, यानी कि विशेष अलगाव नहीं आता, क्योंकि चैतू की हत्या के कारण अपराधी महंत दास से दरोगा कृष्णचंद्र को रिश्वत लेने का अवसर मिलता है, जिससे उपन्यास की नायिका सुमन के जीवन की त्रासदी का आरंभ होता है। ठीक है, इसी प्रकार उपन्यास के 12वें परिच्छेद में सदन सिंह के अंधेरे में घर से भागकर चाचा पद्म सिंह के पास काशी जाते हुए भयभीत होने के माध्यम से प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन में व्याप्त अंधविश्वासों का चित्रण भी किया है। यानी कि पीपल के पेड़ पर भूतों के अड्डे होते हैं, भूतों के सरदार कमली वाले भूत का खड़ाऊ पहनकर निकलना, भूतों का गाना, उनकी पंचायत आदि निराधार अंधविश्वासों से पर्दा उठाने का काम यहाँ पर प्रेमचंद्र ने किया है। और सेवा सदन के 30वें परिच्छेद में प्रेमचंद ने वेश्याओं को नगर से बाहर निकालने की समस्या के संदर्भ में जो नगर पालिका है, म्यूनिसिपालिटी है, में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव से संबद्ध किया है। लेकिन इसमें 8 मुसलमान और 10 हिंदू सदस्यों के बीच अलग अलग जातीय गुटों की जो बैठक होती है, उसमें सांप्रदायिक समस्या की वास्तविकता को भी उन्होंने उभारा है। यहाँ प्रेमचंद्र ने सबसे पहले मुसलमान सदस्यों की पारस्परिक चर्चा का आयोजन किया है। इसमें मौलाना तेग अली, कौन तेग अली, इमाम बाड़े के वली संरक्षक, मुसलमानों के प्रिय नेता हाजी हसीम, इत्र और तेल के कारखाने के मालिक और बड़े दुकानदार मुंशी अबुल वफा आदि अपने धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यापारिक हितों के कारण इस्लामी सांप्रदायिकता के पक्ष में वेश्या समस्या पर अपने संकुचित दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। शहर में बस गए जमींदार मुंशी अब्दुल लतीफ, वकील साकिर बेग और शरीफ हसन जातीय सद्भावना और उदार राष्ट्रीय भाव के समर्थक के रूप में प्रस्ताव के समर्थन के पक्ष में थे, जबकि पेंशन याफ्ता डिप्टी कलेक्टर सैयद शफकत अली और प्रसिद्ध हकीम वैद शोहरत खां अपनी उदारता के बावजूद प्रायः तटस्थ रहते हैं। और लगभग यही स्थिति 31वें परिच्छेद में हिंदू सदस्यों की है, जो म्यूनिसिपालिटी बोर्ड के चेयरमैन सेठ बलभद्र दास चौक के आसपास के बहुत से मकानों के मालिक थे। डॉक्टर श्यामचरण बोर्ड के वाइस चेयरमैन और सरकार में नामित थे। लाला चिम्मन लाल और दीनानाथ तिवारी व्यापारियों के नेता और दाल मंडी की कई दुकानों के मालिक होने के साथ साथ सूद ब्याज का व्यवसाय भी करते थे। यहाँ उनके बारे में भी बताया जा रहा है। ठेकेदार लाला भगत राम का कारोबार चिम्मन लाल के सहारे चलता था। ये सभी हिंदू सांप्रदायिकता के वाहक होने में ही अपना हित समझते थे, अतः वेश्याओं के स्थानांतरण को ये सभी सांप्रदायिकता का रंग दे रहे थे। वकील पद्म सिंह और रुस्तम भाई, प्रोफेसर रमेश दत्त तथा पत्रकार प्रभाकर राव प्रस्ताव के पक्ष में थे। साथ ही ये अत्यंत उदार और सांप्रदायिक सद्भाव के भी समर्थक थे।
डॉक्टर श्याम शरण की गर्दन सरकार के पांव तले दबी थी, लेकिन जिले के सबसे बड़े जमींदार कुंवर अनिरुद्ध बहादुर सिंह पढ़े लिखे, साहित्य और संगीत में रुचि लेने वाले अत्यंत विशाल और उदार हृदय के व्यक्ति थे। वेश्याओं के निष्कासन में तो इनकी विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन वेश्यालयों के खाली हो जाने पर वे भुवनबाई के आवास पर कृषि सहायक सभा की स्थापना करते हैं। वेश्या समस्या के वास्तविक समाधान और हिंदी साहित्य संबंधी अपनी मान्यताओं में वे एक तरह से प्रेमचंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने इस रूप में वे गोदान के मेहता के आरंभिक रूप में प्रस्तुत हुए हैं, यानी जैसे गोदान में मेहता है वैसे हमें यहाँ पे ये दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सेवा सदन में हमें जो है देखने को मिलता है कि उपन्यास की संरचना विशेष रूप से औपन्यासिक शिल्प पर विचार करते हुए पात्रों के चयन, पात्र रचना और अंत तक उसके निर्वाह का कौशल विशेष महत्व रखता है। इस दृष्टि से देखें तो सेवा सदन अधिक सुसंगठित कथानक से युक्त रचना है। लेखक ने यथासंभव उपन्यास में पात्रों के चरित्रांकन और उनकी पारस्परिकता का निर्वाह किया है, यानी कहीं भी लैप्स नहीं आते। प्रेमचंद्र के दो सर्वोत्तम उपन्यासों रंगभूमि और गोदान की तरह इसमें बिखराव नहीं मिलता। बावजूद इसके औपन्यासिक शिल्प की दृष्टि से सेवा सदन की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि गजाधर पांडे का कायाकल्प और उपन्यास का अंत, जैसे कि वे स्वामी बन जाते हैं। इस संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, सुमन का पति गजाधर सन्यासी हो गया है, उसे अपने कर्मों पर पश्चाताप हुआ है और अब वह स्त्रियों के उद्धार का काम करने लगा है। वह सुमन को बचा लेता है, यानी सुमन आत्महत्या करने जा रही होती है एक समय आने पर, तो वह सुमन को बचा लेता है और वह सेवा सदन का काम संभालने लगता है। सभी आलोचकों ने लक्ष्य किया कि यह अंत उपन्यास का निर्बल अंत है, कि यहीं पे आके उपन्यास खत्म होता है। तो जब आगे बढ़ते हैं तो पात्र संरचना और भाषा की समस्या देखते हैं। तो कब प्रकाशित हुआ हमने बात की, तो उपन्यास लोक जीवन की व्यापक अपेक्षाओं के दबाव से एक साहित्यिक विधा के रूप में अस्तित्व में आया। इसलिए रैल्फ फॉक्स ने उपन्यास और लोक जीवन नामक अपनी रचना में जहां उसे आधुनिक लोक जीवन का महाकाव्य कहा, वहीं उसकी भाषा को जीवन का गद्य कहा है। और सेवा सदन का आरंभ हम जब देखते हैं तो पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, इन्हीं पंक्तियों से होता है। लेकिन लोग बुराइयों पर पछताते हैं, दरोगा कृष्णचंद अपनी भलाइयों पर पछता रहे हैं। इस तरह के व्यंग का सहारा लेना प्रेमचंद की भाषा को सपाट नहीं रहने देता। भाषा देख रहे हैं प्रेमचंद की, दीनहीन गरीब और बूढ़े किसान चैतू द्वारा यज्ञ के लिए चंदा न देने से ठाकुर द्वारे पर उसके साथ ठाकुर के ठेकेदारों ने जो क्रूर अत्याचार किया, उसका चित्रण करते हुए प्रेमचंद्र ने लिखा है, ठाकुर जी ऐसे द्रोही को भला कैसे क्षमा करते। ठाकुर द्वारे के सामने उस पर मार पड़ने लगी। चैतू भी बिगड़ा, हाथ तो बंधे हुए थे, मुंह से लात घूसों का जवाब देता रहा। इतना कष्ट देकर भी ठाकुर जी को संतोष नहीं हुआ। उसी रात उसके प्राण हर लिए। और इस प्रसंग के माध्यम से प्रेमचंद्र ने तथाकथित धार्मिक आध्यात्मिक मठों की क्रूरता का पर्दाफाश किया है और ठाकुर द्वारे के भगवान की विडंबना को भी उजागर किया है कि किस प्रकार का भगवान है। इस तरह का प्रयोग प्रेमचंद्र ने अपने पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप में भी किया है। रिश्वत लेने की बात अपनी पत्नी से दरोगा कृष्णचंद सीधे नहीं बताते। उनकी चिंता को महसूस कर कृष्णचंद राज को खोल देना चाहते हैं, लेकिन साफ शब्दों में नहीं। इसके लिए प्रेमचंद ने उसके गूढ़ संवाद को इस प्रकार की योजना की है कि उसको देखते बनता है जैसे कृष्णचंद कहते हैं कि यदि तुम नदी किनारे खड़ी हो और पीछे से एक शेर तुम्हारे ऊपर झपट पड़े तो तुम क्या करोगे। तो गंगाजली जो कि उनकी पत्नी है कहती है नदी में चली जाऊंगी। कृष्णचंद चाहे डूब ही जाओ गंगाजली, हाँ डूब जाना शेर के मुंह में पड़ने से अच्छा है। तो इस तरीके से वो पहेलियां बुझाकर बताता है।
कि गंगा जली उनके आशय को समझ जाती हैं और कृष्णचंद्र कह देते हैं, मैं कूद पड़ा हूं, बचूंगा या डूब जाऊंगा अब मालूम नहीं। सुमन के माध्यम से इस प्रकार के व्यंग भंगिमा को स्थान स्थान पर उजागर किया गया है। अपनी छोटी बहन शांता के प्रति अन्याय को देखकर सुमन सदन सिंह को फटकारते हुए कहती है, तुमने उसके साथ अत्याचार किया है। मैं उसकी बहन हूं जिसके पैरों पर तुमने वर्षों नाक रगड़ी है। तब तुम्हारे दुष्कर्मों से खानदान की नाक कटती है। आज तुम आकाश के देवता बने फिरे हो। अंधेरे में जूठा खाने पर तैयार, पर उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार नहीं। इस तरीके से कहती है। इस तरह के व्यंग्यात्मक भाषा शैली का सहारा प्रेमचंद ने तथाकथित अभिजन समुदाय के आंतरिक चरित्र का पर्दाफाश करने के लिए प्रायः किया है। आगे बढ़ते हैं। कथा साहित्य विशेषता उपन्यास में पात्रों के अनुकूल भाषा का एक प्रकार से परंपरागत आग्रह रहा है। औपन्यासिक शिल्प में प्रेमचंद्र ने इस प्रकार के बहुत सारे आग्रहों की उपेक्षा की है, लेकिन उपन्यास के 30वें परिच्छेद में म्युनिसिपालिटी के मुसलमान लोगों के लंबे विचार विमर्श में जिस अरबी फारसी शब्दों से लदी हुई उर्दू भाषा का प्रयोग हुआ है वह सामान्य हिंदी पाठकों के लिए अत्यंत दुरूह हो गई है। यानी कि प्रायः हम दुरूह भी नहीं कह सकते, लेकिन आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ऐसे ही लिखें, क्योंकि अगर हम मुसलमानों के समुदायों में देखते हैं वहाँ बातचीत चल रही है तो वहाँ उर्दू के शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। जैसे एक उदाहरण लें कि साकिर बेग बोल उठे, भाई साहब यह तान तंज का मौका नहीं, जबाने तेज मसलहत के हक में जहरे कातिल है। मैं शाहिदान तन्नाज का निजाम तमद्दुन में बिल्कुल बेकार सा मायसर नहीं समझता। इसी तरह फजल, इजादारी, मौलूद, जाति फैल, मजमुई, अजो, अकवाम जैसे बहुत सारे अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है जिससे सामान्यतः हिंदी के पाठक अपरिचित हैं। लेकिन अपने लगभग सभी उपन्यासों में प्रेमचंद ने मुस्लिम पात्रों के संदर्भ में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ये हमें सिर्फ सेवा सदन में ही देखने को मिलता है, या इसकी भाषिक विशेषता भी कही जाएगी। तो ये इस प्रकार इसकी भाषिक विशेषता आप लिखेंगे। शीर्षक की सार्थकता देखें तो सेवा सदन का प्रमुख पात्र सुमन है और प्रमुख समस्या मध्यवर्गीय नारी मुक्ति या उसकी स्वाधीनता की समस्या है। इसके साथ वेश्या जीवन और उसकी विकृतियों को जोड़कर दिखाया गया है। इसी के साथ दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, लड़की के प्रति माँ बाप का उत्तरदायित्व जो उसकी उत्तरदायित्वहीनता होती है, पति का संदेह, समाज में पुरुष वर्चस्व आदि के मुद्दे को भी सावधानी पूर्वक इसमें जोड़ दिया गया है। लेकिन सुमन के माध्यम से अपनी मूल समस्या का समाधान प्रेमचंद्र एक व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में करना चाहते हैं। इसलिए वे अपनी दृष्टि केवल सुमन तक ही केंद्रित नहीं रखते, बल्कि अधिकांश उपन्यासकार प्रधान पात्र को कथा पट से ओझल नहीं होने देते। इससे कथा संगठन बना रहता है और पाठक की रुचि अटूट घटना प्रवाह से लगातार तृप्त होती रहती है। लेकिन प्रेमचंद्र आंख मूंद कर ऐसा नहीं करते। वे मूल कथा की समूची पृष्ठभूमि को पाठक के सामने रखने में विश्वास करते हैं। फलस्वरूप सेवा सदन में महंत रामदास, म्युनिसिपालिटी के तमाम सदस्य अपने निहित स्वार्थों को लेकर उपस्थित हैं। सेठ, साहूकार, महाजन, जमींदार, समाज सुधारक, अध्यापक, वकील, पत्रकार, गृहिणी, वेश्याएं आदि सभी पात्र के रूप में इस उपन्यास में अपनी सामाजिक भूमिका की गवाही देते हैं। जबकि विभिन्न भूमिकाओं के बावजूद प्रेमचंद्र प्रभावान्विति के प्रति काफी असावधान है, यानी असावधान नहीं सावधान है। इसके लिए वो उपन्यास के आदि, मध्य और अंत में एक सूत्रता प्रदान करते हैं। उपन्यास का अंत समाधान की कृत्रिमता के कारण कुछ कमजोर अवश्य हुआ है, लेकिन इसके माध्यम से प्रेमचंद्र ने प्रभाव की जो अवनति है, जो उसका प्रदर्शन है, उसकी शर्त को वे पूरा करते हैं। जिंदगी भर संघर्षशील रहकर सुमन चाहे अपने पति गजाधर के माध्यम से ही सही सेवा सदन की मुख्य सेविका बनकर अपनी स्वाधीनता को प्राप्त करती है और यही दिखाना उनका लक्ष्य होता है।
और इस तरीके से सेवा सदन शीर्षक को सफल कहा जा सकता है, क्योंकि सेवा सदन के ही माध्यम से सुमन को जो है स्वतंत्रता मिलती है। और आगे बढ़ते हैं तो किसी रचना की अंतर्वस्तु और उसके शिल्प तंत्र से उसका शीर्षक भी अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे उर्दू के बाजारे हुस्न शीर्षक का हिंदी में सेवा सदन में रूपांतरण एक विशेष तथ्य की ओर संकेत करता है। कहाँ बाजारे हुस्न और कहाँ सेवा सदन। शीर्षक की अपेक्षाओं के संबंध में प्रायः 3-4 बातें कही जाती है। उसे आकर्षक होना चाहिए, प्रमुख पात्र प्रमुख घटना या रचना के उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। सेवा सदन में सदन या आश्रम की स्थापना अंतिम घटना है। अपने आरंभिक उपन्यासों की में प्रतिज्ञा वरदान प्रेमाश्रम आदि की भांति सेवा सदन में भी प्रेमचंद्र आश्रमवादी सुधारवादी दौर से गुजर रहे हैं। सेवा सदन की स्थापना वेश्या कन्याओं के सुधार गृह के रूप में कल्पित है। इससे प्रेमचंद्र ने अपने प्रमुख पात्र सुमन को केवल जोड़ा ही नहीं वरन पराधीनता से उसकी मुक्ति का समुचित माध्यम भी बनाया है। उसकी स्वाधीनता की कामना न पति गृह में पूरा हुई न पद्म सिंह के आश्रम में ही। वेश्या जीवन की स्वाधीनता को छद्म रूप में ही यहाँ पे प्रतीत, जो कि वेश्या जीवन की स्वाधीनता है उसको भी यहाँ छद्म रूप प्रतीत होता है, यानी कि उसे भी नीचा दिखाया गया है। विधवाश्रम और शांता सदन के यहाँ रहकर भी वो अपनी स्वाधीनता और आत्मसम्मान की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी और अंततः देखते हैं कि सेवा सदन के माध्यम से वह पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इसीलिए सेवा सदन जो है उपन्यास का शीर्षक सार्थक प्रतीत होता है। तो इस तरीके से आप सिद्ध कर देंगे। अब इसके प्रमुख पात्र सुमन के बारे में जानेंगे, क्योंकि सुमन से भी 2 बार प्रश्न बना हुआ है। देखते हैं, सुमन का चरित्र चित्रण करने को पूछ लेगा तो किस प्रकार आप करेंगे। सबसे पहले सुमन दरोगा कृष्णचंद्र की कन्या के रूप में किस प्रकार है, फिर पंडित गजाधर की पत्नी के रूप में किस प्रकार आती है सामने, वेश्या के रूप में, फिर विधवा आश्रम की सेविका के रूप में, उसके बाद परिवार की सदस्या के रूप में, उसके बाद सेवा सदन की संचालिका के रूप में किस प्रकार सुमन उपस्थित होती है, उसे ही आप उसके चरित्रांकन में लिखेंगे। बढ़ते हैं और देखते हैं। सुमन दरोगा कृष्णचंद्र की कन्या के रूप में। दरोगा कृष्णचंद्र की लाडली बेटी सुमन के आरंभिक जीवन से संबद्ध कुछ सूचनाएं उपन्यास में यत्र तत्र दी गई हैं, यानी कि वह दूसरों से बढ़ चढ़कर रहना चाहती है। यदि दोनों बहनों को बाजार से एक ही प्रकार की साड़ियां आ जाती तो सुमन मुंह फुला लेती है, और शांता जबकि वो सुमन से छोटी है, उसे जो कुछ भी मिल जाता है वह उसी में खुश रहती है। दरोगा कृष्णचंद्र अपनी हैसियत को देखते हुए काफी साह खर्च थे, यानी बहुत खर्च करते थे। वे लड़कियों को ऐशो आराम से रहने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे, यानी सारी सुख सुविधाएं देते थे। और उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने, कढ़ाई सिलाई, शिक्षा के लिए एक विशेष ईसाई महिला को नियुक्त कर दिया था। अपने इस परिवेश में सुमन जिंदगी के प्रति काफी लापरवाह हो गई थी, क्योंकि उसे हर एक चीज मिल रही है। वह सुंदर तो थी ही, इस परिवेश ने उसे चंचल और अभिमानी भी बना दिया था। भावनाओं और इच्छाओं की अबाध पूर्ति ने उसे सुख भोग का आदी बना दिया था। इस अच्छा खाने, अच्छा पहनने की प्रबल इच्छा की पूर्ति को ही उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। गुणवती होने के बावजूद उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। अपने द्वार पर खोमचे वाले की आवाज सुनकर उससे रहा नहीं जाता, और जो सौंदर्य का अभिमान है उसमें वह और अधिक चंचल है। उसे प्रदर्शन प्रियता अच्छी लगती है। वह कभी चूल्हा चक्की से दूर ही रहती है, कभी उसके पास नहीं जाती। ठीक है, मतलब एक ऐशो आराम का जीवन है जैसे एक दरोगा के बच्चे को होना चाहिए। उसके बाद सुमन पंडित गजाधर की पत्नी के रूप में जब सामने आती है, उसका विवाह हो जाता है। वह एक कमरे के मकान में आकर रहने लगती है। उसे खाना पीना बनाना कुछ नहीं आता। उसकी जो एक फुआ रहती है वहां पर, वह खाना पीना बना देती है, लेकिन कुछ दिन बाद हैजे से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो चूल्हा जलना बंद हो जाता है। और इसके बाद क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि उसे कभी काम करने की आदत तो है नहीं।
तो चूल्हा नहीं जलता। तो इसमें उसका पति जो है कई दिनों तक बाहर से खाना लाता है, लेकिन बाहर से लाकर रोज खाना संभव नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ 15 रुपये मासिक वेतन पाता है। इसके लिए वह ओवर टाइम भी करने लगता है, अतिरिक्त 4 घंटे काम करता है, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं पड़ती। तो अंत में वह कारखाने से लौट कर जो है सुबह सुबह उठकर अपना घर का काम कर देता था, बर्तन धुल देता था, पानी ला देता था। तो ये सब देखकर फिर धीरे धीरे सुमन को भी काम में आना पड़ा। वह धीरे धीरे काम करने लगी और वह उसका मन काम में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन पड़ोसियों के यहाँ बैठकर समय काटती है। एक दिन भोली के बहुत आग्रह पर संध्या के समय उसके घर चली गई। बातचीत में देर हो गई। वापस लौटने पर गजाधर की डांट फटकार सुननी पड़ी, लेकिन जब मौलूद के अवसर पर भोली के यहाँ उपस्थित तथाकथित सज्जन के चरित्रों का उद्घाटन गजाधर ने किया, फिर से उसमें वेश्याओं के प्रति घृणा का भाव जागृत हो गया। क्योंकि भोली एक वेश्या है, उसमें धर्मनिष्ठा का उदय हुआ। प्रतिदिन गंगा स्नान और रामायण का पाठ करना शुरू कर दिया। सुबह रामनवमी के अवसर पर जन्मोत्सव देखने के लिए वह एक बड़े मंदिर में सहेलियों के साथ गई, तो वहां का नजारा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वहीं उसकी पड़ोसी भोली बैठी गा रही थी और सभा में एक से एक बड़े आदमी बैठे हुए थे। कोई तिलक लगाए हुए, कोई भस्म लगाए हुए, कोई गले में कंठी माला डाले हुए, कोई राम नाम की चादर ओढ़े हुए, कोई गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए। उनमें से कितनों को ही सुमन नित्य गंगा स्नान करते देखती थी और उन्हें धर्मात्मा समझती थी। लेकिन आज उसके इस जो उसे ये भ्रांति थी, इसका अंत हो गया। उसकी ये भ्रांति टूट गई और इस दृश्य से सुमन के विश्वासों को एक गहरा धक्का लगा। और उधर फिर इसके बाद सुमन ने गंगा स्नान करना, पोथी पढ़ना, ये सब बंद कर दिया। सुमन का इधर उधर आना जाना भी बंद हो गया। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा। इससे गजाधर को चिंता हुई। उसने पुनः सैर और गंगा स्नान के लिए सुमन को प्रेरित किया। उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। एक दिन बेनी बाग के चिड़ियाघर की बेंच पर बैठने को लेकर उसके चौकीदार से सुमन की तकरार हो गई और उसी बीच वकील पद्म सिंह अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ गाड़ी से पहुंचे। चौकीदार को डांट फटकार के बाद सुमन ने सुभद्रा से बातचीत की और सुभद्रा ने उसे एक भली औरत समझकर अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ा। तब से सुमन का सुभद्रा के यहाँ आना जाना शुरू हो गया, यानी उससे भी मित्रता हो गई। इसे लेकर गजाधर से कुछ कहा सुनी भी हो जाती है। म्यूनिसिपालिटी का सदस्य चुने जाने पर अपने घर आयोजित आनंदोत्सव में पद्म सिंह को विवश होकर भोली के मुजरे का आयोजन करना पड़ा। सुभद्रा के अनुरोध पर सुमन भी वहां आ जाती है। रात में बहुत देर से घर वापस आने पर गजाधर आपे से बाहर हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रेमचंद की सुमन अन्याय के सामने झुकती नहीं है। गजाधर जब उसे घर से निकलने के लिए कहता है, तब भी उसका आत्मसम्मान उसे पति के समक्ष क्षमा की भीख मांगने नहीं देता और वह पति का घर त्याग देती है। और यहीं से विडंबना की एक नई कहानी शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं। तो सुमन अब आगे जाकर एक वेश्या बन जाती है। वहां कैसी स्थिति होती है उस पर चर्चा करते हैं। सुमन को वेश्या जीवन तक धकेल कर पहुंचाने का दायित्व मध्यवर्गीय समुदाय की छद्म चेतना को है। विवाह, व्यवसाय, दहेज प्रथा से लेकर दरोगा कृष्णचंद, पंडित उमानाथ से लेकर पंडित पद्म सिंह तक व्याप्त है। अपनी जीवन यात्रा की इस मंजिल पर पहुंचकर वह जीवन के विषय में कुछ सार्थक ढंग से सोच सकने में समर्थ होती है। पद्म सिंह को सुनाने के लिए वह यह जरूर कहती है कि जितना आदर मेरा अब हो रहा है, उसका शतांश भी तब नहीं होता था। एक बार मैं सेठ चिम्मन लाल के ठाकुर द्वारे में झूला देखने गई थी। सारी रात बाहर खड़ी भीगती रही, किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन कल उसी ठाकुर द्वारे में मेरा गाना हुआ तो ऐसा जान पड़ता था कि मानो मेरे चरणों से वह मंदिर पवित्र हो गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह अपने वेश्या जीवन की उपलब्धि इस चीज को नहीं मानती। जब विट्ठल दास के रूप में एक सच्चे समाज सुधारक से उसकी भेंट होती है, तो वह अपने आंतरिक
आशय से खुले रूप से उनके सामने इस प्रकार प्रस्तुत होती है कि आप सोचते होंगे कि भोग विलास की लालसा से कुमार्ग में आई हूं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं जानती हूं कि मैंने निकृष्ट कर्म किया है, लेकिन मैं विवश थी, इसके सिवा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं ऊंचे कुल की लड़की हूँ। पिता की नादानी से मेरा विवाह एक दरिद्र मूर्ख से हुआ, लेकिन दरिद्र होने पर भी मुझसे अपना अपमान न सहा जाता था। जिसका निरादर होना चाहिए उसका आदर होते देखकर मेरे हृदय में कुवासनाएं उठने लगती थी। संभव था कि कालांतर में यह अग्नि आप ही शांत हो जाती, पर पद्म सिंह के जलसे ने इस अग्नि को भड़का दिया। यानी कि पद्म सिंह जब म्यूनिसिपालिटी का चुनाव जीतता है तो वह जलसा करवाता है और वहीं से उसकी बुद्धि, सुमन की बुद्धि पलट जाती है और वह बेश्या बन जाती है। सुमन के चरित्र की विशेषताओं के साथ ही उसकी स्वाधीनता की भावना भी यहाँ व्यक्त हुई है। इसके संबंध में प्रेमचंद की आद्यंत मान्यता भी यहाँ उजागर हुई। लगता है कि सुमन बेश्या जीवन से भी मुक्त होने के लिए तत्पर है। वह विट्ठल दास से कहती है कि मैं सुख और आदर दोनों छोड़ सकती हूँ, पर जीवन निर्वाह का कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। और अंततः वह अपने गुजारे के लिए 50 रुपए मासिक राशि की शर्त पर भी यानी कि 50 रुपए की मासिक राशि की शर्त को भी छोड़कर विधवा आश्रम में रहना स्वीकार करती है। यानी कि उसे 50 रुपए की मासिक शर्त रखी जाती है, लेकिन फिर बाद में उसे वह भी छोड़ देती है और विधवा आश्रम में विधवा बनकर रहने लगती है। लेकिन बाद में जब वहाँ वास्तविकता पता चलती है तो वहां से भी वो निकाल दी जाती है। चलिए देखते हैं विधवा आश्रम में सेविका के रूप में किस प्रकार उसका चरित्र उद्घाटित होता है। प्रेमचंद्र ने सेवा सदन में विधवा समस्या को विषय नहीं बनाया है, लेकिन एक सुव्यवस्थित विधवा आश्रम की उपस्थिति के माध्यम से समस्या की ओर संकेत अवश्य किया है। जहां कभी बेल बूटे की कढ़ाई का प्रस्ताव लेकर अब्दुल वफा और अब्दुल लतीफ पहुंच जाते तो कभी मूर्ख सेठ चिम्मन लाल भर्तहरि के उत्तम नाटक शाकुंतला के मंचन का प्रस्ताव लेकर और कभी विट्ठल दास आश्रम के फूल पौधे लेकर स्वयं बागवानी की व्यवस्था के लिए हाजिर होने लगे। क्योंकि वह एक वेश्या है और वह विधवा आश्रम में रह रही थी, ये लोग उसके यहाँ सुमन के यहाँ अक्सर आया जाया करते थे। तो ये लोग सुमन को जान रहे हैं तो ये लोग किसी ना किसी बहाने से विधवा आश्रम भी पहुंचते रहते थे, जिससे सुमन को परेशान होना पड़ता था। पद्म सिंह के यह पूछने पर कि सुमन आश्रम में कैसी रहती, विट्ठल दास बताते हैं, ऐसी अच्छी तरह मानो कि वह सदा आश्रम में रही है, सब काम करने को तैयार और प्रसन्नचित। अन्य स्त्रियां सोती रहती हैं और वह उनके कमरे में झाड़ू लगाती है। कई विधवाओं को सीना सिखाती है, कई उससे गाना सीखती हैं और इस चार दीवारी के भीतर अब उसी का राज्य है। इस वास्तविकता के बावजूद सुमन की उपस्थिति आश्रम के लिए एक समस्या बन गई। अपनी बहन शांता के अभिशप्त जीवन के लिए वह स्वयं को उत्तरदायी मानती है। जब शांता को भी आश्रम में रखने की सूचना उसे मिलती है तो वह आत्मग्लानि में डूब जाती है और आत्महत्या करने का निश्चय लेती है। लेकिन गजानन द्वारा सेवा धर्म की शिक्षा से वह आत्महत्या से विमुख होती है। और फिर उसके बाद जब प्रभाकर राव ने अपने पत्र द्वारा सुमन के रहस्य का उद्घाटन कर दिया, यानी बता दिया कि यह एक वेश्या है, विधवा नहीं है, तो आश्रम में हड़बड़ी मच गई और वहां से सुमन को जाना पड़ा। फिर आगे जाकर फिर सुमन एक परिवार की सदस्य के रूप में किस तरीके से सामने आती वहां देखते हैं कि विधवा आश्रम से निकलकर अपने मामा उमानाथ के गांव अमोला जाने के प्रयास में गंगा किनारे अचानक अत्यंत नाटकीय ढंग से सुमन और शांता का साक्षात्कार सदन सिंह से हो जाता है, जिससे सदन सिंह वही है जिससे शांता का विवाह होने वाला था। सदन सिंह आत्मनिर्भर बनकर शांता को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के उद्देश्य से घटवारी का काम शुरू कर चुका है, यानी कि मल्लारी का, यानी कि अब वो नाव चलाता है। घाट पर पहुंचकर कुछल सेम के बाद सुमन गंगा पार जाने के लिए नौका ठीक करने की बात कहती है तो सदन उत्तर देता है, अब तो तुम अपने घर पहुंच गई हो, अमोला क्यों जाओगी? तुम लोगों को कष्ट तो बहुत हुआ, पर इस समय तुम्हारे आने से मुझे जितना आनंद हुआ इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पास आने का इरादा कर रहा था, लेकिन काम से छुट्टी नहीं मिलती। मैं 3-4 महीने से मल्लार का काम करने लगा हूँ। यह तुम्हारा ही झोपड़ा है, चलो अंदर चलो। घर दिखाता है और ले जाता है।
और वहाँ पर सदन सिंह और शांता का विवाह हो जाता है। उनके एक बच्चा होने वाला होता है। फिर उसके बाद कुछ परिस्थितियां घटित होती हैं और फिर वहां से भी सुमन को जाना पड़ता है। फिर अंत में वह आत्महत्या करने का निश्चय करती है। फिर वहां से गजानन जो उसका पूर्व पति होता है वह उसे जो है, गजानंद ही है उसका पूर्व पति, तो उसका जो पूर्व पति होता है वह जो है उसे आत्महत्या से बचाता है, जो कि अब साधु बन चुका है, और उसे सेवा सदन की संचालिका का कार्यभार सौंपता है। आश्रम में पहुंचकर सुमन ने विह्वल भाव से सुभद्रा के चरणों को पर सिर रख दिया। उसने पूछा कि शर्मा जी भी हैं या अकेली आई, यानी कि वह अब आश्रम में रहने लगी और एक दिन सुभद्रा वहां जाती है तो वह उनसे मिलकर बहुत खुश होती है और पूछती है क्या शर्मा जी भी आए हैं। लेकिन शर्मा जी उसे मुंह दिखाने में शर्म महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार उसकी सुमन की जो भी हालत है वो मेरी वजह से, इसीलिए वह उसके समीप नहीं जाना चाहते, उसे मुंह नहीं दिखाना चाहते। तो उनकी पत्नी सुभद्रा बहाना करती, देर हो जाने की वजह से वे बाहर गाड़ी में हैं। सुमन सुभद्रा को आश्रम दिखाने लगी। प्रभाकर राव के जगत तथा अन्य पत्रों की छपी प्रशंसा भी आश्रम को देखकर सुभद्रा के लिए धूमिल पड़ गई। 5 कमरों के भवन में पहले कमरे में लगभग 30 बालिकाएं पढ़ रही थी, जिनकी आयु 12 से 15 वर्ष के बीच थी। इन्हें उच्च शिक्षा देने के लिए रुस्तम भाई बैरिस्टर की सुयोग्य पत्नी प्रतिदिन 2 घंटे के लिए आती थी। दूसरे कमरे में भी लगभग उतनी ही बालिकाएं थी, जिनकी आयु 8 से 12 वर्ष के बीच थी। उन्हें कपड़े की कटाई सिलाई की शिक्षा दी जा रही थी। यानी कि अब देखिए एक वेश्या किस तरीके से जो है एक आश्रम की संचालिका बन गई है और कितने लोगों का जीवन जो है आत्मनिर्भर बना रही, कितने लोगों को वेश्या बनने से बचा रही है कि इन फ्यूचर अगर उन लड़कियों को भी कोई काम नहीं मिलता तो भी यही मार्ग पकड़ती। तो अब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किस प्रकार यहाँ पे सुमन कर रही है। और आगे, वस्तुतः प्रेमचंद्र ने इस तथ्य को गहराई से महसूस किया था कि उस समय विधवाओं के लिए विधवा आश्रम की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन वेश्याओं के लिए सुधार या उद्धार गृह की कोई व्यवस्था नहीं थी। सेवा सदन में वे वेश्या कन्याओं की शिक्षा और उनके सुधार के लिए चिंतित हुए और आगे चलकर 1956 में अनैतिक व्यवसाय के दमन का कानून लागू करने के लिए तथा वेश्याओं के सुधार और उद्धार के लिए खोले गए और भविष्य में खोले जाने वाले रक्षा गृह की पूर्व कल्पना प्रेमचंद्र ने 40 वर्ष पूर्व ही कर ली थी, और चाहे इसे अधूरे रूप में ही की थी, लेकिन उन्होंने इसकी कल्पना की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार एक लेखक जो है वो भविष्य की सोच रखता है और आशावादी सोच रखता है। यहाँ हमने इस उपन्यास के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको जाना, या अगर प्रश्न बनता है यहाँ इस उपन्यास से तो यहीं से बनेगा। जो जो टॉपिक हमने यहाँ पे देखा है यहीं से प्रश्न बनेगा। बाकी और जो उपन्यास हैं आप उसमें जो देख लीजिएगा, जहाँ से प्रश्न अधिक बन रहे हैं उनको तैयार करके जाइएगा। और कैसे आप जानेंगे कहाँ से प्रश्न अधिक बन रहे हैं, पिछले 5 बार के प्रश्न पत्र उठाइए और उसमें देखिए कहाँ से अधिक प्रश्न आए हैं, और जहाँ से अधिक प्रश्न आ रहे हैं उन टॉपिक्स को तैयार करके जाइए, आपकी परीक्षा बेहतर होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर।